हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th का जो चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो करेंगे। तो लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन किया था, सेल किसने डिस्कवर किया और जो सेल के कुछ पार्ट्स थे, जो सेल ऑर्गेनेलीज थी, सबसे पहली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल के बारे में, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स। ये सारे जो हैं ये सेल ऑर्गेनेलीज हैं। मतलब सेल ऑर्गेनेलीज का क्या मतलब होता है, हमने डिफाइन किया था कि सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। तो देखो, ओस्मोसिस की पहले कुछ एप्लीकेशंस करते हैं, उसके बाद हम जो है आगे डिस्कस करेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ओस्मोसिस। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स गेन वाटर बाय इट। जो वाटर में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं यूनिसेलुलर, वो सारे के सारे वाटर गेन करते हैं ओस्मोसिस के थ्रू। ओस्मोसिस क्या था? ओस्मोसिस एक प्रोसेस था जिसके अंदर वाटर फ्लो कर रहा था हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं वो ओस्मोसिस के थ्रू वाटर गेन करते हैं। एक्वेटिक प्लांट सेल्स जो होती हैं, जो प्लांट्स पानी में होते हैं उनको एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं, तो उनके अंदर जो सेल्स होती हैं उन प्लांट्स के अंदर, वो भी वाटर गेन करती है ओस्मोसिस के थ्रू। फिर है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स रूट्स, और जो प्लांट की रूट्स होती है, जड़ें होती है, वो भी वाटर को एब्जॉर्ब करती है बाय ओस्मोसिस। फिर देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। ऑब्जर्व स्ट्रक्चर ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और जो इसका स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसके स्ट्रक्चर को सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसी से हम देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और भी कुछ मतलब टाइप्स होते हैं इनके। तो जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो कौन से माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं? वो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। फिर देखिए, फिर एक टर्म आती है इंडोसाइटोसिस। देखो, हमने अभी पढ़ा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी के वजह से ही, ड्यू टू दिस फ्लेक्सिबिलिटी, सेल क्या करती है? कोई भी चीज़ इंगल्फ कर सकती है अपने अंदर। इंगल्फ मतलब एंट्री करा सकती है और एग्जिट भी करा सकती है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल होती है, इसीलिए ये प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस को इंडोसाइटोसिस बोलते हैं। देखिए, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इनेबल्स द सेल टू इंगल्फ इन फूड एंड अदर मटीरियल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या करती है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के द्वारा, ठीक है, ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, जो सेल है वो क्या किस चीज़ के एबल रहती है? फूड को इंगल्फ करने में, मतलब फूड को अंदर लेने में और दूसरे मटेरियल्स को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, ठीक है। अमीबा जो है, अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो हमने बात की थी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है अमीबा। ये भी क्या करता है? इंडोसाइटोसिस से ही फूड गेन करता है, ठीक है। इसकी जो सेल होती है वो हमने पढ़ा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो अमीबा है, अमीबा इंडोसाइटोसिस से ही फूड को इंगल्फ करता है, ठीक है। फूड मतलब अंदर लेता है अपने अंदर। कौन से प्रोसेस से? इंडोसाइटोसिस प्रोसेस। फिर देखिए, अब बात आती है सेल वॉल की। तो सेल वॉल क्या होती है? इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट्स। सेल वॉल मेनली प्रेजेंट होती है प्लांट्स में। इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है उसकी आउटर कवरिंग होती है सेल वॉल। इट इज़ टफ, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। ये बहुत हार्ड होती है, और ये हार्ड होती है और प्लांट्स में होती है, तो इसकी वजह से ही ये क्या करती है? सेल को प्रोवाइड करती है सपोर्ट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट। जो स्टेम होती है प्लांट्स की और ट्रीज़ की वो बहुत रिजिड होती है। जो स्टेम है वो एक सपोर्ट होता है जिसकी वजह से जो ट्री है वो स्टैंड कर पाता है, खड़ा रह पाता है। तो क्यों खड़ा रह पाता है? क्योंकि जो सेल वॉल होती है वो बहुत रिजिड और टफ होती है, जो क्या प्रोवाइड करती है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट्स को और प्रोटेक्ट करती है उन्हें। फिर है इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, और जो सेल वॉल है किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की। अब टर्म आती है प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, श्रिंकेज, कॉन्ट्रैक्शन अकर्स, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। जब लिविंग प्लांट सेल्स जो होती है वो अपने अंदर से वाटर को लूज़ करती है बाहर, कौन से प्रोसेस से? ऑस्मोसिस से। तो जब वो बाहर
किसी चीज़ को रिमूव करेगी, मान लो वाटर को रिमूव करती है, तो वो श्रिंक हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब पिचक जाएगी, और इस फिनोमिना को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। फिर देखिए, अब बात आती है न्यूक्लियस की। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली। देखो न्यूक्लियस क्या होता है, मान लो ये सेल है, तो सेल के बीच में एक गोल जो सर्कल टाइप का एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाउंड्री को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये न्यूक्लियस को सराउंड किए रखती है। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस इज़ अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, मतलब एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है ये सेल के अंदर, अकरिंग इन मोस्ट सेल्स, सारी की सारी सेल्स में ये होता है मोस्टली, एंड सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल बाय अ डबल लेयर। और ये सेपरेट होता है दूसरी सेल से किसके द्वारा, एक सेल मेम्ब्रेन, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो इसको अलग करके रखती है दूसरी सेल से। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या होता है, एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, और इसके चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो इसको सेपरेट किए रखती है दूसरी सेल से। फिर देखिए न्यूक्लियस के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। देखो न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये रोड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब सिलेंड्रिकल इनका स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का। ठीक है, तो रोड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं क्रोमोसोम्स जो कि न्यूक्लियस में होते हैं। व्हेन सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड होने की स्टेज पे होती है, मतलब बिल्कुल वो टूटने को होती है सेल जो है, हमने पढ़ा था प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है। तो जब प्री एग्जिस्टिंग सेल्स डिवाइड होने को होती है, डिवाइड होने की स्टेज पे होती है, उस टाइम पे क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनकी स्ट्रक्चर जो है रोड शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं, डीएनए, क्या होते हैं, डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर याद करना। डीएनए का क्या काम होता है, देखो डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है नेसेसरी फॉर फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में जो फीचर्स जाते हैं वो किसकी वजह से जाते हैं, वो डीएनए की वजह से जाते हैं, क्योंकि डीएनए में क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में जाने के फीचर्स की। ठीक है, फिर जो डीएनए है इनकी फंक्शनल सेगमेंट्स क्या होती है, मतलब क्या मेन इनके फंक्शनल जिनके ऊपर बेस है इसका फंक्शन, वो होते हैं जीन्स। क्या होते हैं, जीन्स। तो देखो क्या है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में डीएनए होते हैं, और डीएनए की फंक्शनल यूनिट होती है जीन्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस जो है, ये सेल ऑर्गेनेली वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। देखो सेलुलर रिप्रोडक्शन मतलब जो रिप्रोडक्शन सेल्स के थ्रू होता है। ठीक है, सेल्स प्लेज अ वाइटल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। तो उस केस में न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब सिंगल सेल डिवाइड होती है नई सेल्स बनाने के लिए, तो उस टाइम पे न्यूक्लियस ही डिवाइड होता है मेनली। हम ये नहीं बोल तो ऐसे देते हैं कि सेल डिवाइड हो गई, लेकिन सेल के अंदर मेनली जो डिवाइड होता है वो कौन होता है, न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का ही रोल होता है सेलुलर रिप्रोडक्शन में। जब सेल डिवाइड होती है तो उसके अंदर न्यूक्लियस ही ब्रेक होता है पहले। फिर देखिए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, दो टर्म्स है जो 8th क्लास में भी की थी, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियस तो ठीक है लेकिन न्यूक्लियस की चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एब्सेंस होती है, उनको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। यूकैरियोट्स क्या होते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव्स वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर रीजन, मतलब इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जैसे ह्यूमन बींग्स हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, प्लांट्स दे सकते हैं, एट्सेट्रा। फिर देखिए साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये भी सेल के अंदर होता है, इसके बारे में देखते हैं कि साइटोप्लाज्म का क्या काम होता है, कहाँ ये होता है। तो साइटोप्लाज्म इज ऑल ऑफ द मटेरियल विद इन अ सेल इनक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म क्या होता है, मोस्टली जो मटेरियल होता है सेल के अंदर, सबसे बड़ा पार्ट साइटोप्लाज्म का ही पाया जाता है सेल के अंदर, जो किसके अंदर होता है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हमने सबसे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन थी, वो पढ़ी थी। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। इट इज़ द फ्लूइड, ये लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, फ्लूइड कंटेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, और इसके अंदर ऑलमोस्ट 80% वाटर होता है, और ये कलरलेस होता है। ठीक है, कलरलेस होता है मतलब वाइट होता है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर इम्पोर्टेंट है ये भी, 80% अबाउट 80% वाटर होता है।
फिर बात आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है, सेल का कंपोनेंट है ईआर, ठीक है, हम इसको ईआर बोलेंगे। इसकी फुल फॉर्म होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है, देखो ईआर जो है ये एक नेटवर्क होता है, जाल होता है किसका, बहुत सारी ट्यूब्स का और शीट्स का, ठीक है, ट्यूब्स और शीट्स का ये नेटवर्क होता है। दो टाइप्स होते हैं इसके, एक होता है एसईआर, एक होता है आरईआर। एसईआर का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ईआर तो हमने किया कि ठीक है लार्ज नेटवर्क होता है ट्यूब्स का और शीट्स का, दो टाइप्स के होते हैं। तो एसईआर का तो काम होता है, ये तो एसईआर तो क्या बनाता है, फैट्स मॉलिक्यूल्स, क्या बनाते हैं, फैट के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, फैट को लिपिड्स भी बोलते हैं। और जो आरईआर है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। देखो रफ क्यों होता है, क्योंकि इसके जो सरफेस होता है आरईआर का, इसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी वजह से ड्यू टू देयर प्रेजेंस इट लुक्स लाइक रफ, इसलिए इसका सरफेस कैसा होता है, रफ होता है। तो देखो यही है, लुक्स रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस, सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इनकी वजह से ये रफ दिखाई देता है। और ये किसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है, प्रोटीन की, किसकी करता है, प्रोटीन की। तो ये ध्यान रखना, एसईआर तो मैन्युफैक्चर करता है फैट मॉलिक्यूल्स को, आरईआर मैन्युफैक्चर करेगा प्रोटीन को। फैट, प्रोटीन और ये जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, ये सेल की फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर देखिए, क्योंकि सेल को बनने के लिए इन कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, कुछ तो चाहिए होता है सेल के लिए। मेनली जो हम खाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, जो कुछ भी हम ले रहे हैं, विटामिन्स, वो सारे के सारे हमारी सेल को फॉर्म करते हैं, ठीक है, हमारी सेल फॉर्मेशन होती है इन सारी चीज़ों से। तो मेनली जो फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ की, हमारी बॉडी की, वो सेल ही है। अगर सेल हमारी बेहतर रिस्पॉन्स करेगी तो हमारी पूरी बॉडी जो है वो बहुत अच्छे से वर्क कर पाएगी। तो इसी को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। देखिए, द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जब सेल मेम्ब्रेन बनती है इस प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। किसकी हेल्प से बनेगी सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन्स और लिपिड्स से, ठीक है। फिर देखो ईआर का फंक्शंस क्या होता है, क्या फंक्शंस प्ले करता है ईआर। ईआर होती है ट्यूब्स, ठीक है, उन ट्यूब्स का क्या काम होता है, उन ट्यूब्स से होते हुए ट्रांसपोर्ट होगा मटेरियल, जो भी सिंथेसाइज हुआ है, मैन्युफैक्चर हुआ है, बना है हमारी सेल के अंदर, वो सारा का सारा ट्रांसपोर्ट किससे होगा, ईआर से। ईआर में जो ट्यूब्स हैं उनसे। देखो, इट सर्व्स चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। ईआर क्या बनाता है, चैनल्स बनाता है, ठीक है, बहुत सारे पाथ प्रोवाइड करता है फूड को, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट होने के लिए, ठीक है, सेल के अंदर और सेल के अलग अलग पार्ट्स में। प्रोवाइडिंग सरफेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ टू टेक प्लेस। अब देखो केमिकल रिएक्शंस भी होती है हमारी बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर, तो उन रिएक्शंस को होने के लिए ये सरफेस प्रोवाइड करता है ईआर, ठीक है, जो प्रॉपर सरफेस प्रोवाइड करता है बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को होने के लिए। फिर देखिए, अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है गोल्गी एपरेटस। ये क्या होता है, ये फर्स्टली डिस्क्राइब किया था कैमिलो गोल्गी, ये साइंटिस्ट है, बायोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था। क्या होता है, दीज आर द सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स पैरेलल टू ईच अदर। इसके अंदर वेसल्स होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं एंड कनेक्टेड टू द मेम्ब्रेन्स ऑफ ईआर। और किससे कनेक्ट होते हैं, गोल्गी एपरेटस जो है वो किससे कनेक्ट होते हैं, ईआर से कनेक्शंस होते हैं इनके। फंक्शन क्या होता है गोल्गी एपरेटस का, देखो अब ईआर के अंदर क्या हुआ था, प्रोटीन्स की मैन्युफैक्चरिंग हुई थी और लिपिड्स और फैट्स मतलब जो थे उनकी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी। तो गोल्गी एपरेटस का क्या काम होता है, ये हेल्प करता है पैकेजिंग करने में और डिस्पैचिंग। पैकेजिंग का मतलब होता है उनको पैक करने में, पैक का मतलब है उनको उठाएगा वहाँ से और डिस्पैच कर देगा, मतलब डिस्पैच का मतलब होता है जहाँ पहुँचाना है वहाँ पर पहुँचा देगा। ये काम होता है गोल्गी एपरेटस का, ठीक है। देखो ईआर तो प्रोवाइड करता है चैनल्स, ठीक है, जिनके थ्रू होके कोई चीज़ जाएगी, तो वो तो किन के थ्रू, वो जो चैनल्स हैं वो कौन प्रोवाइड करेगा, ईआर। लेकिन मेनली जो पैकेजिंग और डिस्पैचिंग होगी वो उसका काम करेगा कौन, गोल्गी एपरेटस। कौन करेगा, गोल्गी एपरेटस। और पाथ कौन प्रोवाइड करेगा, जो ट्यूब्स हैं वो ईआर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्या फंक्शन है गोल्गी एपरेटस का। फर्स्ट तो हो गया पैकेजिंग और डिस्पैचिंग मटेरियल्स का, जो कि ईआर के अंदर मैन्युफैक्चर हुआ था,
ER के अंदर कैसे मैन्युफैक्चर हुआ था, SER में तो क्या बना था, लिपिड्स बने थे, RER में क्या बने थे, प्रोटीन्स बने थे, ठीक है। फिर सेकंड है स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसल्स, और ये क्या करता है, स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है प्रोडक्ट्स को, पैकेज करता है उनको वेसल्स के अंदर। और कॉम्प्लेक्स शुगर्स मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन इट, गोल्गी एपरेटस में क्या होता है, सिंपल शुगर्स से कॉम्प्लेक्स शुगर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, मतलब सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और ये क्या करता है, लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिर देखिए लाइसोसोम्स क्या होते हैं, लाइसोसोम्स का दूसरा नाम सुसाइड बैग भी होता है, सुसाइड बैग भी इनको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले देखिए लाइसोसोम्स क्या होते हैं। लाइसोसोम्स वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है सेल का, ठीक है, सेल के अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल भी तो बनेगा साथ साथ, तो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है सेल का लाइसोसोम्स। और क्या करता है, ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करेगा, इसके क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जूसेस प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में। थर्ड देखिए सेल मेम्ब्रेन रिपेयरिंग, सेल मेम्ब्रेन की रिपेयरिंग कौन करेगा, लाइसोसोम्स करेंगे। रिस्पॉन्सेज अगेंस्ट फॉरेन मटेरियल, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरस एटसेट्रा, कोई भी सेल के अंदर फॉरेन मटेरियल घुस जाता है, एंटीजन घुस जाता है, बैक्टीरिया वायरस, तो उनसे उनके अगेंस्ट कौन काम करेगा, लाइसोसोम्स। फिर है कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसके अंदर डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं और मतलब डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा सेल का जो फूड होता है उसको, तो क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए ये ब्रेक डाउन करेगा मॉलिक्यूल्स को ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज एंजाइम्स। इनको सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं, देखिए क्योंकि व्हेन सेल गेट्स डैमेज, जब सेल किसी रीज़न से डैमेज हो जाती है तो वो बर्स्ट हो जाती है, मतलब एकदम से फूट जाती है, बर्स्ट मतलब एकदम से कोई चीज़, जैसे कि क्रैकर्स होते हैं वो बर्स्ट होते हैं, है ना, एकदम से छूटते हैं, वो पटाखे होते हैं, तो जो सेल है वो बर्स्ट हो जाती है, और एंजाइम्स जो प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम्स में वो खुद ही क्या कर देते हैं, उन सेल को, जो सेल डैमेज हो गई उसको खुद ही डाइजेस्ट कर देते हैं, इसलिए उनको सुसाइड बैग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग, है ना, खुद की सेल को ही खुद ही डाइजेस्ट कर दिया, तो ये हो गई सुसाइड बैग्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखना कि इनको सुसाइड बैग्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब सेल डैमेज हो जाती है तो वो बर्स्ट हो जाती है, और बर्स्ट होगी तो जो लाइसोसोम्स में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो उस सेल को खुद ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। फिर बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, देखिए ये पावर हाउस होती है सेल की, मेन जो पावर एनर्जी जो चाहिए होती है सेल को वो कहाँ से मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ऑल केमिकल एक्टिविटीज़ रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। पावर हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी एनर्जी चाहिए होगी कोई भी एक्टिविटी होने के लिए सेल में, हमारी बॉडी में, वो सारी की सारी किसकी फॉर्म में मिलेगी, ATP। ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके अंदर फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स होंगे इसलिए इसको ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, तो ATP का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP जो है ये एनर्जी करेंसी होती है सेल की, मतलब जो भी एनर्जी चाहिए होती है सेल को वो सारी की सारी ATP की फॉर्म में मिलेगी, है ना, ATP की फॉर्म में मिलती है, इसलिए ATP को एनर्जी करेंसी बोलते हैं सेल की। तो मेन जो है यही पॉइंट है कि पावर हाउस होता है, एनर्जी किसकी फॉर्म में मिलती है, ATP की फॉर्म में मिलती है, ATP को पावर हाउस बोलते हैं सेल का। फिर बात आती है प्लास्टिड्स की, प्लास्टिड्स क्या होते हैं, ये प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, सेकंड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। तो देखिए क्रोमोप्लास्ट की जो बात आती है, तो हमने क्लोरोप्लास्ट तो पढ़ा है, सुना है, क्लोरोफिल के बारे में भी सुना है, तो वो क्लोरोप्लास्ट ही होते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या है, देखो क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है, कलरफुल होते हैं ये प्लास्टिड्स, और जो ल्यूकोप्लास्ट हैं ये वाइट कलर के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, इनके अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल नाम का, जो कि ग्रीन कलर का होता है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी होता है। इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि ये ग्रीन कलर का ही होगा, और भी कलर इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं क्रोमोप्लास्ट में, कि और भी कलर का हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, ठीक है। फिर जो ल्यूकोप्लास्ट है, मटीरियल्स लाइक स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स स्टोर्ड, इसके अंदर ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम होता है, देखो इसमें तो क्रोमोप्लास्ट का तो क्या काम था, फोटोसिंथेसिस करा रहा था, है ना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल विच इज ऑफ ग्रीन कलर एंड मे बी ऑफ सम अदर कलर, एग्जाम्पल येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट्स। ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम होता है, ये मटीरियल्स को स्टोर करेगा,
ठीक है। स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन्स, ये जो भी मटेरियल्स हैं प्लांट्स के अंदर, उनको स्टोर करने का काम किसका होता है? ल्यूकोप्लास्ट का। अब लास्ट सेल ऑर्गेनेली पढ़ेंगे हम, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? देखिए, ये स्टोरेज स्पेसेस होते हैं। सॉलिड और लिक्विड कंटेंट जो भी होता है वो किसके अंदर स्टोर होगा? वैक्यूल्स के अंदर। ठीक है। वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल्स में भी होते हैं, एनिमल सेल्स में भी होते हैं, लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर ये लार्ज साइज होता है इनका, और एनिमल सेल के अंदर स्मॉल साइज के होते हैं। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि किसके अंदर लार्ज होते हैं, किसके अंदर स्मॉल होते हैं। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल पाए जाते हैं वो ऑलमोस्ट पूरी सेल का 50 to 90% जो वॉल्यूम है वो अकेला वैक्यूल जो है वो ऑक्यूपाई करता है। ठीक है। और जो स्पेस बच गया वो दूसरे जो कंपोनेंट्स है वो आ जाएंगे, लेकिन एक अकेला वैक्यूल 50 to 90% सेल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा अकेला। फंक्शन क्या होते हैं वैक्यूल के? कंटेनिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स। वैक्यूल के अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। वाटर प्रेजेंट रहेगा प्लांट सेल्स में, जस्ट बिकॉज हमने पहला ही जो पॉइंट था वो किया था कि ये स्टोरेज स्पेसेस होते हैं, इनके अंदर क्या स्टोर होता है? सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। ठीक है। वाटर और जो भी मटेरियल होंगे वो इसके अंदर स्टोर रहेंगे। तो ये एक फंक्शन भी है इसका कि जो वाटर है वो किसके अंदर स्टोर होगा, किसके अंदर कंटेन होगा? वैक्यूल्स में। तो ये फंक्शन ही है इसका वैक्यूल का प्लांट सेल्स में। आइसोलेटिंग मटेरियल्स हार्मफुल टू द सेल। और जो सेल के लिए हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं उनको आइसोलेट करेगा, मतलब अलग रखेगा। ठीक है। मतलब उनको जो सेल को है वो डैमेज नहीं होने देगा, आइसोलेट रखेगा सेल को। तो ये सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में हमने पढ़ा, सेल के बारे में पढ़ा, जितने भी कंपोनेंट्स थे सेल के। तो इससे हमें क्या पता चलता है? अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज पढ़े, अलग अलग उनका काम था। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस था, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था। ऐसे ही जो ईआर था, रेटिकुलम के बारे में पढ़े थे। दो टाइप्स जो पढ़े थे, उन दोनों में मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी कंपोनेंट्स की, फैट, प्रोटीन्स। ठीक है। तो मतलब बहुत जितने भी हमने यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलीज पढ़े हैं उनका सबका अलग अलग काम हमने पढ़ा कि क्या क्या फंक्शन है, सबके अलग अलग फंक्शन है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो सेल है वो मेन फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी की। किसी भी ऑर्गेनिज्म की मेन फंक्शनल यूनिट क्या होती है? सेल होती है। और सेल से ही अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं हम। रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, है ना, एक्सक्रीशन हो गया, ये सारे के सारे जो है सेल की हेल्प से ही हो पाते हैं। तो ये इसलिए हम इसको बोलते हैं द सेल इज़ द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारा होगा मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। थैंक यू।